हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने IS कोड सीरीज़ का नेक्स्ट क्लॉज पढ़ेंगे। क्लॉज 5.4 वाटर। वाटर इज़ यूज्ड फॉर मिक्सिंग एंड क्यूरिंग। वाटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है? मिक्सिंग में यूज़ होगा और क्यूरिंग में यूज़ होगा। और जो वाटर हम यूज़ करने जा रहे हैं वो फ्री फ्रॉम ऑयल्स, एसिड, एल्कलीज, शुगर, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड अदर सब्सटेंसेस दैट मे बी डेलेटेरियस टू कंक्रीट और स्टील। फिर है पोर्टेबल वाटर इज़ जनरली कंसिडर्ड। पोर्टेबल वाटर क्या है? जो पानी हम पीने के लिए यूज़ करते हैं हमें वही यूज़ करना चाहिए फॉर आवर कंक्रीटिंग पर्पसेस। कुछ केमिकल एनालिसिस दिया हुआ है कि वाटर को हमें कैसे इंडिकेट करना है कि वाटर ठीक है कि नहीं है फॉर आवर कंस्ट्रक्शन। तो टू न्यूट्रलाइज 100 ml ऑफ सैम्पल, जब हम फेनोप्थेलिन इंडिकेटर यूज़ करेंगे तब उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 5 ml ऑफ 0.02 नॉर्मल NOH से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। और ये प्रोसेस किस में दिया हुआ है? IS 3025 में। एक तो ये है, एक और इंडिकेटर एक और है जब हम मिक्स्ड इंडिकेटर यूज़ करते हैं। यहाँ हमने फेनोप्थेलिन इंडिकेटर यूज़ किया था, तब हमें 5 ml ऑफ 0.02 नॉर्मल NOH से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। और इस कंडीशन में 25 ml ऑफ 0.02 नॉर्मल H2SO4 से ज़्यादा यूज़ नहीं होना चाहिए टू न्यूट्रलाइज 100 ml ऑफ सैम्पल ऑफ वाटर। और ये किस में है? IS 3025 में पार्ट 23 में। ये पार्ट 22 में था और ये पार्ट 23 में है। नेक्स्ट कंडीशन है परमिसिबल लिमिट्स ऑफ सॉलिड्स शैल बी गिवन इन टेबल 1। दिस इज़ टेबल 1। तो परमिसिबल लिमिट ऑफ सॉलिड्स क्या होना चाहिए? ऑर्गेनिक सॉलिड्स कितना होना चाहिए? मैक्सिमम ऑफ 200 मिलीग्राम पर लीटर। इनऑर्गेनिक सॉलिड्स कितना होना चाहिए? 3000 मिलीग्राम पर लीटर। और सल्फेट्स 400 मिलीग्राम पर लीटर मैक्सिमम। क्लोराइड्स 2000 मिलीग्राम पर लीटर। फॉर कॉन्क्रीट नॉट कॉन्टेनिंग एम्बेडेड स्टील, जिसमें स्टील नहीं होगा उसमें 2000 यूज़ करेंगे, और मतलब PCC में 2000 यूज़ करेंगे। और जिसमें स्टील होगा उसमें हम कितना यूज़ करेंगे, मतलब RCC में 500 मिलीग्राम पर लीटर फॉर इनफोर्स कॉन्क्रीट वॉल। और फिर है सस्पेंडेड मैटर, सस्पेंडेड सॉलिड्स भी इसे कहते हैं, कितना होना चाहिए? 2000 मिलीग्राम पर लीटर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लॉज 5.4.1। इन केस ऑफ डाउट रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, द suitability ऑफ वाटर फॉर मेकिंग कॉन्क्रीट shall be ascertained by compressive strength and initial setting time test specified in this and this। तो अगर जैसे हमने ये टेस्ट तो कर लिया कि हमें कोड में लिखा हुआ है IS कोड में कि हमें अगर पता करना है कि हमारा वाटर ठीक है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे? ये 3 टेस्ट देख लेंगे। पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा ये नीचे जो हमने टेबल देखा था, ये 3। अगर ये तीनों सेटिस्फाइड हो जाता है तो ठीक है। लेकिन अगर फिर भी हमें डाउट होता है कि हमारा जो कंक्रीट है वो अपना जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है वो एक्वायर कर पाएगा कि नहीं, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हम 2 टेस्ट करेंगे, एक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट और एक इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट। ये दोनों वही टेस्ट है जो हम BMC में पढ़ते हैं। एक कंक्रीट में, BMC के कंक्रीट में जो टेस्ट है, एक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट और एक इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट। वही टेस्ट हमें यहाँ करके वेरीफाई कर लेना है कि हम जो वाटर यूज़ कर रहे हैं उससे वो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ अचीव हो पा रहा है कि नहीं पा रहा है। फिर यहाँ 5.4.1 में कुछ रिक्वायरमेंट्स लिखा है कि जो हम टेस्ट करने के लिए जो हम सैंपल ले रहे हैं वो सैंपल कैसा होना चाहिए। तो उसमें क्या होना चाहिए? द सैंपल शैल नॉट रिसीव एनी ट्रीटमेंट बिफोर टेस्टिंग, और द सैंपल शैल बी स्टोर्ड इन अ क्लीन कंटेनर प्रीवियसली रिंस्ड आउट विद सिमिलर वाटर। जो हम सैंपल लेके आ रहे हैं वो डायरेक्टली हमें, जो भी हमारा सोर्स है उसी सोर्स से हम सैंपल लेके आएँ, बीच में हमें कोई टेस्ट नहीं करना है। और अगर हम जिस कंटेनर में रख रहे हैं उस सैंपल को, उस कंटेनर को भी हमें उसी पानी से धोना है जो हमारा सोर्स का पानी है। फिर ये वही टेस्ट लिखा है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। इसमें हम पढ़ा ही है कि BMC में हम क्या करते हैं, 150 mm कॉन्क्रीट क्यूब्स लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं 3 सैंपल लेके। इसमें बस एक अलग पॉइंट ये लिखा है कि जो भी हमारा
टेस्ट है ये हम एक बार क्या करेंगे, जो हमारा सोर्स का वाटर है एक बार इससे करेंगे और एक 3 सैंपल हम इसमें लेंगे और हम एक बार क्या करेंगे, हम एक डिस्टिल्ड वाटर का हम 3 सैंपल बनाएंगे और तो हमारा सोर्स का जो भी कंप्रेसिव टेस्ट होगा, सपोज़ 1 किलो न्यूटन पर mm², ये कितना होना चाहिए, 0.9 टाइम्स ऑफ v किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट इसका 90% तो होना ही चाहिए, 90% से कम नहीं होना चाहिए। और ये टेस्ट हमें कहाँ मिलेगा डिटेल में, IS 516 में। सिमिलरली जो इनिशियल सेटिंग टाइम का टेस्ट है उसे भी हमें ऐसे ही करना है, एक सोर्स सैंपल और एक डिस्टिल्ड वाटर से, इसमें 3 सैंपल बनाना है, इसमें 3 सैंपल बनाना है और इसका सेटिंग टाइम कितना होना चाहिए, ±30 मिनट्स। मतलब जो भी हमारा सोर्स का वाटर है वो 30 मिनट्स पहले भी 30 मिनट्स के पहले भी सेट नहीं होना चाहिए और 30 मिनट्स के बाद भी सेट नहीं होना चाहिए। फिर है 5.4.2, द pH ऑफ वाटर शैल नॉट बी लेस देन 6। फिर है नेक्स्ट हमारा 5.4.3, सी वाटर, मिक्सिंग और क्यूरिंग ऑफ कॉन्क्रीट विथ सी वाटर इज़ नॉट रिकमेंडेड बिकॉज प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सॉल्ट्स इन सी वाटर। तो हमें सी वाटर को जनरली प्रीफर नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये 10 to 20% क्या करता है, स्ट्रेंथ को कम कर देता है। बट मे बी यूज्ड व्हेन नो एम्बेडेड स्टील इज़ देयर। मतलब हम इसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं, PCC में यूज़ कर सकते हैं जहाँ स्टील नहीं होता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि सी वाटर क्या करता है, हमारे रेनफोर्समेंट को हार्म करता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये जो टेबल था जो हम देख चुके हैं, इसमें परमिसिबल लिमिट ऑफ सॉलिड्स। फिर नेक्स्ट है वाटर फाउंड सेटिस्फैक्टरी फॉर मिक्सिंग, जो भी हम मिक्स करने के लिए वाटर यूज़ कर रहे हैं वो सूटेबल है फॉर क्यूरिंग ऑल्सो, क्यूरिंग के लिए भी हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। Curing should not produce any objectionable stain or unsightly deposit on the concrete surface। जब हम क्यूरिंग करेंगे, जो भी हमारा सोर्स का वाटर है, उस वाटर की वजह से क्यूरिंग करने के बाद एक वाइट स्टेन आता है ऊपर, वो नहीं दिखना चाहिए। यही था हमारे वाटर में।